वेलकम टू दी हॉरोस्कोप सेगमेंट। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद अली जंजानी साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो सर। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। जी जंजानी साहब, आज हम इनफर्टिलिटी के हवाले से बात कर रहे हैं कि बेऔलादी की क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। तो मैं चाहूँगी कि हम्म, आप एस्ट्रोलॉजिकली हमें बताएं कि वो ऐसे कौन से सितारे हैं जिनकी वजह से बेऔलादी होती है। ऐसा है कि कोई भी शख्स, खासतौर पे खवातीन अगर उनके जायचे में वीनस प्लैनेट जो है उसकी पोजीशन खराब हो, और मर्दों के जायचे में मार्स की प्लेसमेंट अगर खराब हो, क्योंकि दोनों हमारी एस्ट्रोलॉजी के अंदर सिग्निफिकेटर हैं, मोहब्बत के भी, प्यार के भी, हम्म। नस्ल और ख़ानदान में आगे बढ़ने और इजाफे के हवाले से भी। जब किसी भी शख्स के जायचे में ये प्लैनेट्स खराब होते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि औलाद या तो लेट होती है, डिले होती है, कोई ना कोई मेडिकल ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत होती है, जो हम उनको सजेस्ट करते हैं कि आप इस टाइम फ्रेम के अंदर मेडिकली अपना ट्रीटमेंट लें, ताकि आप इस अरसे में कंसीव कर सकें। और बल्कि मेरे पास एक केस भी मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस करूंगा जल्दी से, हम्म। कि दो मियाँ बीवी थे, उनकी आपस में औलाद ना जी। होने की वजह से दोनों की अलहदगी हो गई। जी। फिर उन दोनों ने अलग अलग शादी की, और अलग अलग शादियों में से उन दोनों की औलाद हुई। हुआ ये हम्म। था कि उनका जो टाइम ऑफ निकाह था उसके अंदर ये प्लैनेट्स तीन, राहु भी बीच में शामिल था, जिसकी वजह से औलाद ना हम्म। होने के योग लगे हुए थे। उसकी वजह से दोनों एक दूसरे के साथ, उनके जो कॉम्बिनेशंस होते हैं, जो डिग्निटी होती है प्लैनेट्स की, औलाद होने के हवाले से वो उन दोनों की मैच नहीं कर रही थी। लेकिन दूसरे शख्स के साथ जब दोनों ने शादी की, तो अल्लाह पाक ने दोनों को औलाद की नेमत से नवाजा। तो मैं यहाँ पे खास तौर पे कहना चाहूंगा कि मेडिकली बिल्कुल आप करें, लेकिन एस्ट्रोलॉजी के अंदर हमारे पास बड़ा एक बेहतरीन टूल ये होता है कि आप जब भी मियाँ बीवी किसी बंधन में बंध रहे होते हैं, तो आप अच्छे निकाह का इंतखाब भी करवाएं, एक दूसरे की कंपैटिबिलिटी एक दूसरे के साथ, फिर अगली जो नस्ल आपकी चलनी है, क्योंकि शादी के बाद सबसे बड़ा मिशन यही होता है कि आप खानदान जी। नस्ल जो है वो आगे चले, आगे जी। बढ़े। तो उसके जो कॉम्बिनेशन होते हैं प्लैनेट्स के, वो अगर आप चेक करवा लें और उसके जी। मुताबिक आप प्रॉपर अपनी रेमेडीज, जैसे सदका है, वज़ाइफ है। अब अल्लाह ताला का एक नाम है या अव्वलो, ये जी। बड़ा मुजरब एक नाम है कि अगर आप डेली 43 दफ़ा अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ या अव्वलो पढ़ते हैं, तो ये औलाद होने के हवाले से हस्बैंड वाइफ दोनों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। फिर हम्म। सूरह कदर जो है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कदर, ये इतनी मुजरब है कि ये औलाद, जिन लोगों को खासतौर पे औलाद नरीना की भी ख्वाहिश हो, जैसे ज़्यादातर लोगों की ख्वाहिश होती है कि हमारा बेटा हो, बेटी है या बेटा है, अब तो मुआशरा ऐसा है कि दोनों बराबर हैं, तो उसके लिए भी ये दो चीज़ें पढ़ी जाती हैं। फिर सूरह मरियम भी पढ़ी जाती है, कि अगर जी। आप जी। सूरह मरियम भी पढ़ें एक दफ़ा जुमेरात वाले दिन, दम करके हस्बैंड वाइफ दोनों अगर इसका इस्तेमाल करें, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा कारआमद और मुजरब साबित होता है इस हवाले से। और अच्छा। स्पेशली, जी। जी। बस जी। एक बात उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कि स्पेशली जिन लोगों की मंथ के साल के अंदर जिन लोगों की शादियां, हम्म। खास तौर पे अप्रैल मई, ये 3 मंथ्स ऐसे हैं कि अगर इन 3 मंथ्स के अंदर आपकी शादी होती है या निकाह होता है, क्योंकि इस 3 महीनों में ग्रहण लग रहे होते हैं, और साल के एंड में भी अक्टूबर नवंबर में ग्रहण लग रहे होते हैं। हम्म। तो इन 5 मंथ्स के अंदर जिनकी शादियां होती हैं, तो उनके अंदर रिसर्च के मुताबिक, जो मेरी तहकीक है, कि बेऔलादी के हवाले से उनको कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, जो कि एस्ट्रोलॉजिकली और मेडिकली उनको बिल्कुल बेहतर और ठीक भी किया जा सकता है। जी, अब आप बताइए। अच्छा जी जंजानी साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि बेऔलादी को दूर करने के लिए एस्ट्रोलॉजिकली क्या टिप्स हो सकती हैं, ज़रा क्विकली हमें बताइएगा। सबसे बेहतरीन इसकी टिप ये है कि रेड कॉरल, सुर्ख मरजान यूज किया जाता है। इसका हम्म। जिक्र कुरान पाक सूरह रहमान में भी है। याकूत, ये दो स्टोन ऐसे हैं जो यूज किए जाते हैं। फिर उसके दोनों बाद हस्बैंड एंड रेड, वाइफ दोनों को पहनना चाहिए। दोनों को पहनना चाहिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू देयर बर्थ चार्ट उसको हाँ। इस्तेमाल करें। और हम्म। खवातीन डायमंड को भी यूज कर सकती हैं। डायमंड भी सिग्निफिकेटर है कि औलाद के हवाले से आपकी बॉडी का जो ऑरा है उसको ये स्ट्रॉन्ग करता है और फायदा देता है खवातीन को स्पेशली। मर्दों की बात मैं नहीं करूंगा यहाँ पे। मर्द जी। हजरात मोस्टली मरजान और याकूत, ये दो अकॉर्डिंग टू देयर बर्थ चार्ट इसको अगर यूज करें, उनको फायदा देता है। और फिर लाल लोबिया, के रेड कलर का जो लोबिया है, ये भी अपनी डाइट में जरूर इस्तेमाल करें। ये डाइटिशियन भी आपको बताएंगे, न्यूट्रिशन भी आपको बताएंगे जी। कि जी। लाल लोबिया भी सिग्निफिकेटर है एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, चूंकि मार्स के साथ ये बिलोंग करता है।
औलाद होने की जो स्पर्म्स हैं उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, एक मर्द के लिए स्पेशली, कि औलाद के अंदर कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। जी। जी, ज़रजानी साहब, ज़रा मैं चाहूँगी कि आप क्विकली हमें बताएँ कि आज ट्यूसडे है, तो आज का दिन तमाम स्टार्स के लिए कैसा रहेगा? एरीज़ की अगर बात की जाए तो इनका डिज़ायर्स के हवाले से बहुत अच्छा दिन है, करियर के हुँ, हवाले से गेन प्रॉफ़िट रहेगा, दोस्तों के साथ मुलाकात, बट लबो लहजे में ज़रा थोड़ा-सा आज सबको ख़्याल रखने की ज़रूरत है। एरीज़ को दोस्तों के साथ तहम्मुल मिज़ाजी की ज़रूरत है। टॉरस की अगर बात की जाए तो इनके अखराजात बढ़ सकते हैं, अकेलापन, तन्हाई, नज़र-बद का शिकार होंगे, हस्ब तौफ़ीक अपना सदका ज़रूर ये निकालें। जेमिनी की अगर बात की जाए तो ये कॉन्फिडेंट रहेंगे, किसी भी नए काम की इब्तिदा करना आज इनके लिए नेक साबित हो सकता है। सैर-व-तफ़रीह का इरादा बन सकता है। कैंसेरियंस की अगर बात की जाए तो फाइनेंशियली एतबार से आज का दिन अच्छा है, दिल की बात करने का मौका मिलेगा, दूसरों से मुशावरत, बचपन के दोस्तों से मुलाकात, खुशखुराकी करेंगे। लियोज़ की अगर बात की जाए तो मसरूफ़, बेपनाह के ना खाने की होश, ना पीने की होश, ज़िम्मेदारियाँ जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा हैं, बहन-भाइयों के साथ ताल्लुकात इनके बेहतर रहेंगे। वर्गोज़ की अगर बात की जाए तो घर का सुख, घर के हवाले से तज़ीन व आराइश, मरम्मती कामों में दिलचस्पी रहेगी, मेहमानदारी घर पे हो सकती है। करियर के हवाले से भी ज़िम्मेदार नज़र आते हैं। फिर इसके बाद हम बात करें लिब्रास की, तो लिब्रा वालों के लिए आज प्यार-मोहब्बत का दिन है। आज दूसरों से दिल की बात मनवाने का भी दिन है। बच्चों की जानिब से खुशी जो है वो मिलती हुई दिखाई देती है। अपने शोबे से मुंसलिक अफ़राद से मुलाकात भी मतवक्को है। स्कॉर्पियंस की अगर बात की जाए तो अपनी सेहत पर ख़ुसूसी तौर पर तवज्जो दें, कर्ज़ से दूर रहें। अगर कोई ज़रूरत है तो रुक जाएँ, चंद दिन, 2 दिन रुक जाएँ, लेकिन उधार ना किसी से लें वरना मुश्किल हो जाएगी। सेजिटेरियस की अगर बात की जाए तो रिलेशनशिप इनके अच्छे हो रहे हैं, अज़दवाजी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम है तो उसमें भी बेहतरी के इम्कानात हैं, खरीदारी करने का मौका मिलेगा। कैप्रिकॉर्न्स की बात की जाए, बगैर किसी मकसद के ट्रैवल ना करें, दौरान सफ़र मुश्किलात या जुर्माना आ सकता है, डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है, सेहत कुछ हुँ। इनका साथ ना देगी, अखराजात में इज़ाफ़ा रहेगा। एक्वेरियस की अगर बात की जाए तो आज इनका नसीब इनका साथ दे रहा है, हर काम में आसानी रहेगी, अपने कामों को अधूरा ना छोड़ें। पाइसेस की अगर बात की जाए तो मुस्तकिल मिजाज है। आज इनकी इज़्ज़त साथ और एक कुछ चंद दिनों से जो परेशानी एक अनजानी चल रही थी, उससे निकल कर खुशी की कैफ़ियत की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं और बेरोज़गार पाइसेस वालों के लिए आज का दिन अच्छा है। कोशिश करें, रोज़गार इनको मिल सकता है। जी। जी, बहुत शुक्रिया ज़ंजानी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कमिंग टॉपिक, सोफ़िया, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि जैसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि ख़वातीन में क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, तो मर्द हज़रात में अगर 0% स्पर्म्स की वो जो है प्रोडक्टिविटी है, तो उसका क्या इलाज है? उसकी क्या रीज़न हो सकती है? देखिए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपने पूछा। वो हस्बैंड्स या यानी कि कपल्स में वो मेल्स जिसके अंदर स्पर्म ज़ीरो होते हैं, इसको हुँ, मेडिकली एज़ोस्पर्मिया कहा जाता है। ओके। और एज़ोस्पर्मिया 2 किस्म का होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। हुँ, जो ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया होता है उसमें हार्मोन लेवल्स मेल्स के नॉर्मल होते हैं, अल्ट्रासाउंड पे जो है वो सारे अज़ा का साइज़ वगैरह नॉर्मल होता है। और इन कपल्स में अमूमन सर्जिकली ट्रीटमेंट पॉसिबल होता है। और इन कपल्स में अज़ा के ज़रिए जरासीम ले लिए जाते हैं एक छोटी सी बायोप्सी के ज़रिए जिसको टीज़ा कहते हैं। उहुँ, और टीज़ा के ज़रिए ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया वाले कपल्स जो होते हैं उसमें हस्बैंड के स्पर्म्स इजीली मिल जाते हैं और उन स्पर्म्स को हम फ्रीज़ कर लेते हैं। आजकल देखिए साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। आजकल ओवरीज़ में एग्स फ्रीज़ हो जाते हैं, स्पर्म्स हुँ, फ्रीज़ हो जाते हैं। उहुँ, जैसे कि हम लोग एक एज वाली बात आपने पहले भी की थी, बहुत सारी एक्ट्रेसेस, इंडियन एक्ट्रेसेस हम देखते हैं एट अ मच लेटर एज जो कंसीव करती हैं। कंसीव उसकी वजह करती ये हैं। होती है कि यंग एज में फीमेल्स अपने एग्स फ्रीज़ करा सकती हैं। अगर हुँ, वो मैरिड नहीं हैं और अगर उनकी शादी नहीं हो रही तो वो अपने एग्स फ्रीज़ करा सकती हैं। इसी तरह मैं एज़ोस्पर्मिया की बेसिकली बात कर रही थी। उसमें हस्बैंड के स्पर्म बायोप्सी के ज़रिए निकाल के तो उनको फ्रीज़ कर लिया जाता है और फिर उन फ्रोज़न स्पर्म्स पे आईवीएफ करते हैं। और ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कपल्स होते हैं जिनमें से मेजॉरिटी जो हैं वो ट्रीट हो जाते हैं, हुँ, जिनके उहुँ, स्पर्म्स मिल उहुँ, जाएँ। अलबत्ता वो कपल्स जिनमें स्पर्म्स की प्रोडक्शन ही नहीं हो रही हस्बैंड में, वो कपल्स होते हैं, वो ट्रिकी होते हैं। उसमें टीज़ा के ज़रिए ना मिले तो एक थोड़ा डिटेल्ड ऑपरेशन होता है जिसको ऑपरेशन माइक्रो होता टीज़ी कहा जाता है। है। हुँ। उनमें भी ये काफ़ी 50% तकरीबन आप कह लें, 100 में से तकरीबन हाफ़ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनमें स्पर्म्स मिल जाते हैं, टीज़ा नहीं तो माइक्रो टीज़ी के ज़रिए। अच्छा और फिर इसके ऊपर आईवीएफ का अच्छा सोफिया, ट्रीटमेंट यू वर होता है। आल्सो डिस्कसिंग द प्रोसीजर्स, आपने हमें 2-3 प्रोसीजर्स बताए आईवीएफ की, जैसे अभी आप बात कर रही हैं। आईवीएफ का स्पेसिफिकली क्या प्रोसीजर होता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आज ये बात हाईलाइट करना चाहूँगी कि आईवीएफ एक कोई खौफनाक कोई ऑपरेशन नहीं है। हुँ, एक इलाज करवाना बहुत आसान इलाज है ये। इम्पॉर्टेंट इसमें देखें, मैं हमेशा क्लिनिक में मैंने 2 जुमले हैं जो रटे हुए हैं, जो मेरा ख़्याल है मेरा हर पेशेंट इस बात की गवाही भी देगा उहुँ, कि जो कपल आईवीएफ के रास्ते जाता है उनको मैं 2 बातें बताती हूँ। पहली कि एक रिलेटिवली एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट ऑप्शन है, इसकी हुँ, ये एक बुराई है। दूसरी बुराई ये है
कि इसमें 100% गारंटी नहीं है कि प्रेगनेंसी होगी, और इसमें एज रिलेटेड आपको एक सक्सेस रेट है जो डॉक्टर देंगे। अभी जो एक तिब साहब थे उन्होंने थोड़ा सा बताया, लेकिन मैं ऑनेस्टली मेडिकल में एलोपैथी में इलाज रिसर्च के ऊपर होता है और उसमें रिसर्च बेस्ड हम सक्सेस रेट एक पेशेंट को बताते हैं। और राबिया वैसे ऑनेस्टली आपने तो कहा कि हाथ देखकर ही पता चल जाता है। देखिए मैं इस बात के साथ थोड़ा डिसएग्री करती हूँ। इसमें एज रिलेटेड सक्सेस रेट है और हस्बैंड और वाइफ के टेस्ट के हिसाब से सक्सेस रेट है जो हम पेशेंट को बताते हैं। डेफिनेटली। और राबिया हम लोग पेशेंट का मुद्दा तो सुनते ही हैं, कभी कोई डॉक्टर की फ्रस्ट्रेशन भी तो सुने। ऑनेस्टली मैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए ना मैं भी एक बात को हाईलाइट करना चाहूँगी कि पाकिस्तान में ना पॉपुलेशन को फर्स्ट विजिट में हम ये दोनों बातें भी बताते हैं कि महंगा इलाज है, 100% गारंटी नहीं है और कितने % चांसेस आपके होंगे। और बहुत सारे पेशेंट हैं जो कंसीव कर जाते हैं और वो हमें ऐसे जैसे आप कहें अपने हाथों पे बिठाने के लिए तैयार होते हैं कि हमें प्रेगनेंसी हो गई। लेकिन पाकिस्तानी कौम का एक थोड़ा सा और इशू भी है कि वो नेगेटिविटी को इतना पॉजिटिवली नहीं लेते। तो वो आईवीएफ के देखें, आईवीएफ के इलाज को समझें। आईवीएफ का इलाज का प्रोसीजर आपने बताया, पूछा मेरे से, वो मैं आपको बता देती हूँ। उसमें इलाज कराना इट इज़ वेरी ईजी। उसमें इंजेक्शंस का एक कोर्स है जो फीमेल करवाती है, 10-12 दिन डेली इंजेक्शंस लगते हैं और उसके बाद बेहोशी के जरिए एग पिकअप हो जाता है, यानी कि ओवरीज में से एग्स को एक सुई के जरिए निकाल लिया जाता है जिसमें पे कोई कट नहीं लगता। जिस दिन औरत के एग्स लेते हैं उस दिन हस्बैंड के स्पर्म्स लेते हैं। हस्बैंड के स्पर्म्स को एग्स के साथ मिलाया जाता है। इस प्रोसीजर को आईवीएफ या इक्सी कहते हैं और उससे एम्ब्रियोज को बनाया जाता है जिससे बच्चे का अमल शुरू होता है। उन एम्ब्रियोज को आईवीएफ लैब में हम लोग अमूमन फ्रीजिंग करते हैं क्योंकि फ्रीजिंग के जरिए प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। सो एक मंथ हम एम्ब्रियो की फ्रीजिंग करते हैं और नेक्स्ट मंथ हम फीमेल को मेडिसिन खिलाते हैं और उसके बाद एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं। तो कोई ऐसा मेजर प्रोसीजर नहीं है। इस प्रोसीजर के जो मेन मसाइल हैं, एक तो हमने एक्सपेंस की बात की। इट इज़ एक्सपेंसिव। देखें उसमें ये थोड़ा सा ये भी है कि पाकिस्तान में कोई इंश्योरेंस सिस्टम नहीं है, इंस्टॉलमेंट प्लान नहीं है। इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। ये तो एलीट क्लास ही सिर्फ अफोर्ड कर सकती है, लेकिन औलाद की ख्वाहिश तो सबको होती है। तो जो मिडिल क्लास तबका है वो कैसे फिर अवेल कर सकता है? देखें उसके अंदर मैं अमूमन पेशेंट्स को कई दफ़ा हम लोग, एक तो हम अक्सर हमारी आदत है हम लोग रमज़ान में पैकेज वगैरह निकालते रहते हैं, कोई ना कोई सब्सिडाइज्ड ऑप्शन हम देते हैं। पिछले दिन हमने एक डॉक्टर्स के लिए ट्रेनिंग वर्कशॉप की थी, उसके अंदर हमने पेशेंट्स को काफ़ी सब्सिडाइज्ड रेट्स में आईवीएफ किया। और उसके अलावा कुछ पेशेंट्स को हम ये भी कहते हैं कि देखें आपका ये तरीका इलाज है, आप 6 महीने लें, साल 2 साल लें, कमेटी डालें। फिर भी देखें पैसे इतने हैं जो आज के दौर में, आज की हमारे जो माशी हालात के हिसाब से एक ऐसा इलाज है जो तकरीबन ज़्यादातर पेशेंट्स करा सकते हैं। और या वो कोई कमेटी डाल लें या वो कोई कुछ अर्सा सेविंग कर लें, 6 महीने, साल, 2 साल, तो अमूमन वो कपल्स कुछ पैसे सेव कर लेते हैं और फिर वो आईवीएफ की तरफ जो है वो आने में तैयार हो ही जाते हैं। तो इसमें ये बात मैं इम्पॉर्टेंट थी कि पेशेंट का तो हम लोग सुनते हैं, लेकिन एक डॉक्टर की फ्रस्ट्रेशन अमूमन शायद कोई भी नहीं सुनता। तो इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं अपने बारे में भी ये बात ज़रूर करना चाहूँगी कि देखिए मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं इंसान हूँ, मैं खुदा नहीं बन सकती। और मैं ये क्लिनिक में हम ये पेशेंट से ये बात डिस्कस भी करते हैं कि आप एक इलाज से एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखें। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो कंसीव कर जाते हैं, लेकिन चंद पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको एक से ज़्यादा साइकिल की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारी सोसाइटी में ना ब्लेम गेम बहुत है कि आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर आपका काम नहीं हुआ आप साथ ही डॉक्टर चेंज करते हैं। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है जो आप अपने साथ आपने बताया कि आईवीएफ के ये प्रोसीजर्स हैं, इतने मतलब 12 दिन इंजेक्शन लगते हैं। अब ख़वातीन जो हैं मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास से होके गलत ट्रीटमेंट्स करवा के, इंजेक्शंस लगवा के, फिर जब किसी सही डॉक्टर उन्हें मिलता है उसके पास जाती है, तब तक उनका काम ख़राब हो चुका होता है। तो गाइडेंस कैसे मिले कि हाउ टू चूज़ द राइट डॉक्टर? देखें जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मेरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है डॉक्टर सोफिया उमर बाजवा के नाम से। हाँ जी, यूट्यूब के ज़रिए मैंने वीडियोस बनाई हैं, उसमें ये जो सारा आईवीएफ का प्रोसीजर है ना, मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया भी है और पेशेंट्स पे उनका इजाज़त लेके उनको दिखाया भी है कि आप इजीली घर बैठे देख सकते हैं। और बहुत सारे पेशेंट्स को मैं कहती हूँ जी आजकल यूट्यूब का दौर है, आप घर जाएं, आप गूगल करें, आप यूट्यूब करें, आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या ऑप्शंस हैं। और रेप्यूटेशन का देखें, एक डॉक्टर की रेप्यूटेशन का आपको वो भी किसी हद तक आपको घर बैठे ही आइडिया भी हो जाएगा। और बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो दूसरे पेशेंट के रेफरेंस से आते हैं, आपकी अपनी फैमिली में किसी ने इलाज कराया होगा, वो आपको बताएगा जी कौन सा अच्छा डॉक्टर है, आप उसको रीच आउट करें। तो आप एक होमवर्क ज़रूर करें अपने लिए, ये आपके लिए अपने लिए आपकी एक जिम्मेदारी है कि आप एक होमवर्क करें और एक डॉक्टर के पास जाएं और प्लीज़ उसको खुदा ना समझें, उस एक अच्छे डॉक्टर के पास जाएं और उसको इंसान ही समझें और उससे एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखें जो एक डॉक्टर का फ़र्ज़ है। देखिए मैं अपने आप को अकाउंटेबल फील करती हूँ कि अगर मैंने किसी पेशेंट की सर्जरी की है, अगर किसी पेशेंट का आईवीएफ किया, तो मुझे लगता है कि मैं उसके लिए उसको जवाबदेह हूँ, तो मैं उसको एक रियलिस्टिक सक्सेस रेट बताऊँगी। लेकिन जब पेशेंट का एंड पे पॉजिटिव हो जाए या नेगेटिव हो जाए, वो पहले वाली सारी बातें भूल जाते हैं। वो ये कहते हैं जी जो है वो आपने ये कहा था। लेकिन खैर एनीवेज हम इस बात को समराइज इस तरह कर सकते हैं कि बेऔलादी काफ़ी हद तक एक जो काबिल इलाज अमल है। इसकी कॉस्ट कितनी आती है आईवीएफ की?
देखें आईवीएफ की आज के दौर में जो कॉस्ट है लगभग 7 to 8 लाख 7 की to 8 रेंज में lakhs. इसकी कॉस्ट है। और इसके अंदर देखें ये बात बड़ी अहम है कि जो क्लिनिक्स आपसे बहुत कम चार्ज कर रहे हैं ना, उसके बारे में बीवेयर आप कीजिएगा कि वो लोग इन डोज और क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे। It might be a scam. हाँ जी, ये इसमें बहुत बात अहम है कि पाकिस्तान में क्वालिटी ऑफ मेडिकेशंस बहुत वेरी करती हैं, उस हिसाब से उनकी कॉस्ट बहुत वेरी करती है। तो अगर एक क्लिनिक आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट में आईवीएफ कर रहा है तो ज़रूर वो इंजेक्शंस की डोज, उसके ब्रांड, उसकी जो क्वालिटी है ना, उसके ऊपर उसका compromise इलाज कर में कॉम्प्रोमाइज़ होगा। तो ये होमवर्क आपने ज़रूर करना है। थैंक यू सोफिया। लास्टली नईमा, आई वुड लाइक टू आस्क यू कि एक कपल में एक मर्द की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर बे औलादी का ख़वातीन में अगर उसकी बीवी में ये मसला है तो कैसे उसको मेंटली रिलैक्स रखे कि नफसियाती तौर पर वो दोनों इस चीज़ को कोप अप कर सकें? ये सिर्फ मेरा ख्याल है सिर्फ मेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी Obviously. नहीं है, दोनों की Both आती है ways, क्योंकि हाँ, रिलेशनशिप vice दोनों versa. शेयर कर रहे हैं, तो दोनों को अपनी अपनी जगह पे भी और एक दूसरे के लिए चंद चीज़ें अपना लेनी चाहिए। बाउंड्री सेटिंग, अपनी बाउंड्री सेट कर लें, अपने लिए भी साइकोलॉजिकल बाउंड्री सेट कर लें और दूसरों के लिए भी। अवेयर हो जाएं, एक्सेप्टेबिलिटी ले आए कि ये प्रॉब्लम है, ये ऐसा है, अब इसको मान लिया, अब इसके अकॉर्डिंग हमने अपना कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करना है। और जब आप अपना कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करते हैं तो आपके नॉलेज में होना चाहिए कि इसके बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इसके साथ चलने वाले बहुत सारे एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स हैं, लोगों की बातें हैं, स्टिग्मास हैं, तो आपने कैसे लेकिन इंटैक्ट यहाँ रहना पर है। कुछ ऐसे कपल्स भी होते हैं कि जिनमें इतना सपोर्ट होता है आपस में कि अगर फॉर एग्जांपल इफ़ अ गर्ल कैंट कंसीव तो जो लड़के के फैमिली की तरफ से प्रेशर आ रहा होता है दूसरी शादी का, लेकिन बास ज़ात हम देखते हैं कि लड़के कहते हैं नहीं, आई विल स्टे विद द गर्ल नो मैटर, औलाद नहीं है, हो जाएगी, कुछ कर लेंगे। तो ये भी तो एक एग्जांपल्स हैं ना हमारे पास। बिल्कुल ऐसे ही, उसमें भी देखो ना, मैंने कहा कि बाउंड्री सेट कर लें। एक फर्म है, आपकी बाउंड्री सेट है, तो आपको पता है कि कोई एक शख्स एक दफ़ा बात करेगा, दूसरी दफ़ा बात करेगा, जवाब मिल जाएगा और उनको पता लग जाएगा कि ये तो भाई फर्म है, ये कॉन्शियस है अपने डिसीजन के बारे में और उस पर बहुत स्टैंड कर रहे हैं, तो फिर कोई ऐसी बात भी नहीं करेगा साइकोलॉजिकली उन्हें प्रेशर करने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और रेजिलियंस अपने अंदर हमें अपनी ज़िंदगी के हर मामले के हवाले से थोड़ी सी रेजिलियंस पैदा करनी चाहिए। डेफिनेटली। डॉक्टर सोफिया, लास्टली आई वुड लाइक टू आस्क यू कि कुछ शॉर्टली आप कुछ कमेंट करना चाहें, कोई मैसेज देना चाहें ऑडियंस को? देखिए, मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि जैसे कि ज़िंदगी के तमाम मामलात में हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के साथ चलते हैं, तो मेडिकल मामलात में और ख़ास तौर पे औलाद के मामले में भी एक हस्बैंड और वाइफ को एक दूसरे के साथ ही चलना चाहिए और एक दूसरे का साथ देना चाहिए। और अगर आप एक दूसरे का साथ देंगे तो उसमें आप लोगों को भी जो है वो आसानी होगी और डॉक्टर्स को भी आपकी हेल्प करने में, आपका इलाज करने में बहुत आसानी होगी। और हमेशा जब आप किसी डॉक्टर को दिखाएं तो ये ज़रूर याद रखिएगा कि वो डॉक्टर है, वो इंसान है, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर सकता है। औलाद की नेमत आपको अल्लाह की ज़ात ने देनी है। आप दुआ करें अपने लिए कि आपको एक ऐसा डॉक्टर मिले जो इस सफ़र को आपके साथ चलने में आपकी हेल्प करे, और हस्बैंड और वाइफ को चाहिए कि ये सफ़र एक दूसरे के साथ चले। And thank you so much, Sophia, for coming today and shedding light on such an important topic. And thank you so much, नाइमा। डॉक्टर शवाना का भी बहुत शुक्रिया और हकीम साहब का भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने आज इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर इतनी डिटेल डिस्कशन की आप सब ने मिलकर हमारे साथ। और आई होप कि जो कपल्स हैं उनके लिए आज का जो शो है, आज का जो टॉपिक है, वो बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।